फ्रेंड्स, पिछले 3 डेली ऑडियो लेक्चर से मैं आप लोगों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के मूलभूत चरित्र पर बातें कर रहा हूं और मुझे इस बात का विश्वास है कि शायद आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और हो सकता है कि आप बोर भी हो रहे हो, क्योंकि जो मैं बातें कर रहा हूँ वे सिस्टम से थोड़ा हटकर हैं। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन का चरित्र क्या है और कौन सा आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या परिणाम हुए, मैं इस पैटर्न पर आप सबसे बातें नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि उस पर बात करके मैं करूँगा भी क्या, वो तो किताबों में बातें लिखी हुई हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए। फिर मेरी ज़रूरत क्या है, और सच पूछिए तो अगर मैं वही बातें बताता हूं तो शायद सिविल सर्विस के हिसाब से मैं आपके साथ न्याय नहीं कर रहा हूं। यह जो मेरी कोशिश हो रही है वो कुल मिलाकर के यह कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में मैं आपकी जो धारणाएं हैं, जो विजन है, जो दृष्टि है, जो विचार है, उनको व्यापक कर सकूं। देखिए, होता क्या है कि जो लिखी हुई किताबें हैं वो चीज़ों को सीमित कर देती हैं और वो उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो विस्तार में नहीं जा सकती। विस्तार में जाएंगे तो फिर उनके लिए वो किताब किताब न रह करके वो बेकार सी चीज़ हो जाएगी। हम जैसे लोग जो अपने को शिक्षक कहते हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि जो किताबों में बातें लिखी गई हैं उन्हें एक्सप्लेन करें, उन्हें विस्तार दें और किताबों से आगे का जो ज्ञान क्षेत्र है उससे आपका परिचय कराएं, ताकि आपकी जो दृष्टि है वो फैल सके, व्यापक हो सके। और जब दृष्टि फैल जाती है, व्यापक हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली आप उस विषय पर स्वयं सोचने लायक हो जाते हैं। और जैसा कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि आपकी जो क्षमता होती है उस टॉपिक पर विचार करने की, गलत बातों को रिजेक्ट करने की, अनुमान लगाकर सही तथ्यों तक पहुंचने की, वह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इनफैक्ट यही काम करने की कोशिश मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सब मुझे ईमेल के जरिए बताएं कि क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मेरी क्लासेस चल रही हैं और आप ईमेल लिखेंगे तो फिर वो पढ़े नहीं जाएंगे। नॉट एट ऑल। मैं डेली आप सबके ईमेल पढ़ता ही पढ़ता हूँ, इस बारे में जरा भी संदेह न करें। बेहतर होगा कि आप मुझे अपने विचारों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। तो दोस्तों, आइए आज अब हम यह देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा है वो डिफरेंट एजेस में बटा हुआ है और किस तरीके से उसमें हम लोकतांत्रिक चरित्र को पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारे आंदोलन का जो लोकतांत्रिक चरित्र रहा है, उस चरित्र के जो डिफरेंट चरण रहे हैं उन्हें थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह कि ये बात आपके दिमाग में बहुत क्लियर होगी कि देखिए, जब हम 1858 की बात करते हैं उसके बाद की तो बात अलग होती है। जब हम 1858 से पहले की बात करते हैं तो वह बात अलग होती है। यह स्पष्टता आपके दिमाग में होनी चाहिए। 1858 से पहले यानी कि 1857 में पहला विद्रोह हुआ, तो विद्रोह के समय में हमारे देश पर किसका शासन था? अगर हम ये कहते हैं ब्रिटेन का शासन था, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन हमें बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि ब्रिटेन की सरकार का शासन हमारे ऊपर नहीं था। हमारे ऊपर ब्रिटिश की एक कंपनी का शासन था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। यानी कि एक व्यापारिक संस्था भारत में राज्य कर रही थी। ठीक है। अब बहुत स्पष्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब कोई व्यापारिक संस्था कहीं राज्य करेगी तो उसका उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। फिर वो लाभ कैसे आ रहा है शायद वो उस पर विचार न करे, क्योंकि उनके दिमाग में फिर कोई नैतिक दायित्व और जन कल्याण, उन सब की बातें उतनी प्रोमिनेंटली नहीं रहेंगी। अगर रहेंगी भी तो सिर्फ इस दृष्टि से कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके बदले में हमें कितना लाभ मिल सकेगा। जैसे कि आप पाएंगे कि 1858 से पहले भारत में आधुनिकीकरण संबंधी बहुत कद से कदम उठाए गए। बकायदे टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस शुरू हुए, रेलवे लाइन बिछाई गई, सिस्टम भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बनाए गए, पुलिस विभाग के बनाए गए, न्यायिक विभाग के बनाए गए। ये सारी चीजें ब्रिटिश कंपनी के शासन में शुरू हो गई थी। लेकिन इनका उद्देश्य भारत का कल्याण करना नहीं था, बल्कि सीधे सीधे इनके माध्यम से ज्यादा लाभ कमाना था।
इसलिए आपके दिमाग में जब मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं तो 1858 के बाद की स्थिति आनी चाहिए, उससे पहले की नहीं। और वैसे भी हम खासकर जिस स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत हम 1885 से मानकर चल रहे हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन फिर भी इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक छोटी सी बात यहां आपको यह भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या जब आप अनुमान लगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें फिर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए यदि मैं यह बात स्पष्ट नहीं करूंगा। तो ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत पर शासन करने लगी। यहाँ वो अलग तरीके की शिकायतें भी उसके प्रति होने लगी, क्योंकि इसके जो ऑफिसर्स थे, जो लोग आते थे, वो बड़े करप्ट थे, वो झूठ बोलते थे, षड्यंत्र रचते थे, सारी बातें होती थी। तो स्वाभाविक तौर पर फिर ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठेगी। और जब भारत आवाज उठा रहा है तो ये नहीं कि केवल ब्रिटेन सुन रहा है, बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है, और ब्रिटेन को जवाब देना पड़ता था, क्योंकि उसके यहाँ सिस्टम तो डेमोक्रेसी का था ना। और अगर आपका सिस्टम डेमोक्रेसी का है और आपके यहाँ के लोग, चाहे आपके यहाँ ही या बाहर जा करके कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो सरकार की बनती ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसने धीरे 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 जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कामों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, उसकी नीतियों को नियंत्रित करना शुरू किया। और ये बाकायदे आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से धीरे से ये हो गया कि भाई पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो एक कमेटी होगी, उस कमेटी में पार्लियामेंट का मेंबर भी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी होंगे। तो सरकार धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों में हस्तक्षेप तो करने लगी थी, लेकिन उसने सत्ता अपने नियंत्रण में नहीं ली थी। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तब ब्रिटिश सरकार की आंखें खुली और लगा कि नहीं, अब कंपनी के बस की बात नहीं है कि वह इस पर नियंत्रण रख सके। तो फिर उन्होंने उसकी सत्ता को हटा दिया, और आप जानते हैं कि 1858 में सीधे सीधे घोषणा कर दी कि अब जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा, जिसे कहते हैं कि महारानी करेंगी। इसलिए आप पाएंगे कि 1858 से पहले जो भी भारत में हेड होता था कंपनी का, वो शुरू में तो गवर्नर कहलाता था, फिर गवर्नर जनरल कहलाने लगा। उसको भी समझने का बड़ा स्पष्ट फार्मूला है, लेकिन उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब जो हेड होता था, याद रखिए, आपको कभी कभी फ्रीडम मूवमेंट में जब आप पढ़ेंगे तो ये दोनों उसके डेजिग्नेशन पढ़ने को मिलेंगे, और मैंने देखा कि स्टूडेंट इससे गड़बड़ा जाते हैं कि हम क्या कहें। उनके दो डेजिग्नेशन होते थे, एक वायसराय और दूसरा गवर्नर जनरल। तो दो डेजिग्नेशन कैसे हुए? वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। तो ये जो यहां हेड है भारत में जो बैठा हुआ है, वो किसका प्रतिनिधि है? वो महारानी का प्रतिनिधि है, याद रखिए। इसीलिए ताज का शासन, ये शब्द भी आपको पढ़ने को मिलेगा। क्राउन का शासन, महारानी का शासन, ये शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति जो हेड है, ये यहां जो काम कर रहा है, वो महारानी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। जब वो महारानी के साथ संवाद करता था, लिखा पढ़ी होती थी, तब उसका डेजिग्नेशन होता था वायसराय। लेकिन जब वो भारत में अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा होता था, भारत के ही लोगों के साथ, जैसे हेड है गवर्नर जनरल है, लेकिन उसके नीचे गवर्नर भी है और भी अधिकारी हैं, तब उसका जो डेजिग्नेशन होता था वह होता था गवर्नर जनरल। इसलिए इस बारे में आप किसी तरह के संदेह में मत रहिएगा, आपके दिमाग में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो। यानी कि जब वो एक्सिक्यूट कर रहा है, एक्सिक्यूट के हेड के रूप में भारत में काम कर रहा है, तो वो गवर्नर जनरल है, राइट। अब आप देखिए कि 1858 के बाद फिर क्या परिवर्तन आया। भारत पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन हो गया, स्पष्ट रूप से शासन हो गया। तो स्वाभाविक तौर पर अब आपको अपने पार्लियामेंट में कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो कैबिनेट होती है, आप जानते हैं कि कैबिनेट अलग अलग विषयों को देखती है। कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो अलग अलग मंत्रालयों को संभालते हैं। तो जब भारत जैसा बड़ा देश सीधे सीधे पार्लियामेंट के नियंत्रण में आ गया, तो ब्रिटिश संसद ने यह महसूस किया कि भारत को संभालने के लिए इंडिपेंडेंट एक मिनिस्टर होना चाहिए, कंबाइंड से बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने अपने यहां एक भारत मंत्री का पद बनाया, यानी कि एक मंत्री ऐसा बनाया गया जो केवल भारत के मामलों को देखता था। तो आपको भारत मंत्री, भारत मंत्री, भारत मंत्री यह पढ़ने को मिलेगा, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए।
बाकायदे वहाँ फिर इंडिया ऑफिस बनाया गया। एक भारत का पूरा मामला देखने का एक ऑफिस था। भारत मंत्री उसके हेड होते थे और इसके बाद बाकायदे वहाँ लोग होते थे जो भारत संबंधी मामलों को देखते थे। ये भारत ऑफिस हो गया, भारत का कार्यालय हो गया, या कह लीजिए इंडिया हाउस हो गया। ठीक है, अब ये हो गया कि सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ का जो वायसराय है वो सीधे सीधे किसको रिपोर्ट करेगा? भारत मंत्री को रिपोर्ट करेगा, और भारत मंत्री फिर पार्लियामेंट में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे जवाब देगा। और ठीक इसी तरह से अगर पार्लियामेंट भारत के लिए कोई एक्ट पारित करती है और ये कहती है कि नहीं भारत में ऐसा किया जाना चाहिए, तो फिर वो जो भारत मंत्री है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ हमारे यहाँ जो गवर्नर जनरल या जो वायसराय है उनको उस तरह का आदेश दे। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट और हमारे यहाँ के वायसराय के बीच में अब भारत मंत्री नाम के कैबिनेट मिनिस्टर आ चुके थे। राइट, यहां तक चीजें क्लियर होंगी। तो अब आप देखिए कि सीधी सी बात है कि भारत में जब भी कोई प्रश्न उठेगा, आंदोलन होगा, भारत के लोग कुछ डिमांड करेंगे, तो वो सारी बातें पार्लियामेंट में उठेंगी, बहस में आएंगी। बहस होगी ना भारत की स्थितियों के बारे में, तो उसकी शुरुआत हो गई। बाकायदे पार्लियामेंट में भारत संबंधी विषयों की शुरुआत हो गई सिस्टमैटिक तरीके से। ऐसा नहीं कि इससे पहले शुरुआत होती ही नहीं थी, होती थी, लेकिन उसके लिए ब्रिटिश सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं थी। लेकिन अब तो ब्रिटिश सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है, क्योंकि उसी का सीधे सीधे हमारे यहां शासन है। दोस्तों, अब देखिए कि क्या स्थिति आई। चूंकि 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन हो गया था, लेकिन भारत के पास सही मायने में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। सही मायने में कोई ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन थे ही नहीं, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन थे। आपको 1858 से 1885 के बीच में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे जो बाकायदे भारत संबंधी मुद्दों को ही उठाते थे, डिमांड रखते थे। लेकिन इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था जिसकी पहचान अखिल भारतीय हो, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड को हम ये कह सकें कि ये भारत के लोगों की डिमांड है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी प्रॉब्लम हो रही थी, और आप यूं कह लीजिए कि भारतीय नेताओं को भी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो ही रही थी, क्योंकि जो इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो क्षेत्रीय स्तर पर बने हुए थे। अब क्षेत्रीय स्तर को राष्ट्रीय स्तर का कैसे माना जाए? यहीं पर A.O. ह्यूम आते हैं, नाम आपने सुना है। वो बाकायदे सिविल सर्वेंट थे, ICS अफसर थे, उत्तर प्रदेश कैडर के। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, भारत के पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो अपनी बात को सिस्टमेटिक तरीके से रख सके और उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर बहस कर सके, बातचीत कर सके। तो उन्होंने अपना विचार यहाँ के लीडर्स के सामने रखा, लोगों को वो विचार पसंद आया, और उस विचार के तहत फिर पहला अखिल भारतीय ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहाँ बनता है, जो आगे चल करके 1947 तक के आंदोलन को लीड करता है, आप जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों, फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही। कल हम इसे ही आगे बढ़ाएंगे। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहाँ समाप्त भी करता हूँ। नमस्कार।